फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि हम अपनी फर्स्ट यूनिट को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, इसके साथ साथ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग मतलब मार्केट सेगमेंटेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। फीचर, नेचर, स्कोप, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी मतलब मेन इसेंस जो होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब बारी बारी से, जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हमने पढ़ा था अपने मार्केटिंग मिक्स में, तो अब हम प्रोडक्ट वाले सेक्शन से डील करेंगे। देन प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर में हम ये बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में सब चीज़ें जाननी है और प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में जो जो स्टेजेस होती हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस हैं, कोर्सेज़ हैं, वो शुरू हो चुके हैं। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमसे जुड़ने के लिए कॉमर्स नेशन की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसमें सारे कोर्सेज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी और कोर्सेज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए अपना जो है चैप्टर शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ बोली गई कि प्रोडक्ट जो है वो डिफ़ाइन किया जाता था बहुत नैरो एज वेल एज ब्रॉड सेंस में, ठीक है। अगर हम नैरो सेंस में बोलें तो एक टेंजिबल फिजिकल एट्रीब्यूट है, असेंबल जिसको कर दिया जाता है। जैसे कि ये पानी की बॉटल है, तो इसमें क्या है, पानी है। अगर हम देखें तो ये प्लास्टिक से बनी हुई बॉटल है, जिससे कि हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, ठीक है। यानी आइडेंटिफिएबल फॉर्म में अगर ये है, हम इसको देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर ब्रॉडर सेंस में हम देखें तो प्रोडक्ट जो है वो एनीथिंग है जो कि हमारी नीड या वांट को सेटिस्फाई करे। चाहे वो चेयर हो, ठीक है, जिस पे हम बैठे हैं, फ़ोन हो सकता है, बुक हो सकती है, टीवी, एसी, कंप्यूटर, ब्रेड, कार, ठीक है। और स्टीफेंसन सीपी से कहते हैं, मतलब एवरीथिंग दैट परचेजर गेट्स इन एक्सचेंज फॉर हिज मनी इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी आप किसी को पैसे देते हो, उसके बदले में जो भी आपको मिल रहा है, चाहे वो आइडिया, एक्सपीरियंस, सर्विस, प्रोडक्ट, वो हर एक चीज़ प्रोडक्ट कहलाएगी, ठीक है। कोई कॉमोडिटी मतलब गुड्स। डेफिनेशन दी हुई है प्रोडक्ट की, तो विलियम जे स्टैंटन ने क्या कहा है कि प्रोडक्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग, color, price, manufacturer's prestige, retailer's prestige, and manufacturers and retailers services which the buyer may accept as offering satisfaction of wants or needs, ठीक है। अपने सेटिस्फैक्शन की, मतलब अपने wants और नीड की सेटिस्फैक्शन के लिए आप जो बायर एक्सेप्ट कर रहा है आपकी ऑफरिंग, ठीक है, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो, प्रेस्टीज, रिटेलर की प्रेस्टीज, प्राइस, कलर, पैकेजिंग, सभी को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट, ये फिलिप कोटलर कहते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली बहुत सारी यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। जॉर्ज फिश की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, प्रोडक्ट इज़ अ क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट के फीचर्स की बात करें अगर हम, तो टेंजिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ उसमें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रोडक्ट इज इट्स टेंजिबिलिटी, मतलब जिसको टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, या इट्स उसकी फिजिकल प्रेजेंस। जैसे आप लोन वगैरह भी लेते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। फेल्ट लाइक साइकिल, बुक, पेंसिल, टेबल एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, साइज, कलर, टेस्ट, वेट, पैकेज, लेवल, स्मेल, ड्यूरेबिलिटी, ये उसके टेंजिबल एट्रीब्यूट्स हो गए। इसके बाद इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिवली द प्रोडक्ट में बी इनटेंजिबल इन द फॉर्म ऑफ सर्विस सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिपेयरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो उसमें क्वालिटी, वारंटी, ब्रांड नेम, प्रेस्टीज, स्टेटस, इमेज, ये सब, कि आप कहीं मॉल में जाते हो तो आप कहते हो कि हाँ हम वहाँ पे गए थे, तो वो भी सर्विस है, एक्सपीरियंस है, उसकी ब्रांड अलग है। तो ये इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। इसके बाद एक्सचेंज वैल्यू क्या है, तो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द
of a product are that it must have exchange value. Every product, whether tangible or intangible, should have an exchange value and should be capable of being exchanged between the buyer and seller for a mutually agreed consideration. ठीक है, जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट की वो ये है कि चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, उसकी कुछ एक्सचेंज वैल्यू होती है, यानी वो कैपेबल होना चाहिए उसको एक्सचेंज करने के बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर म्यूचुअली अग्रीड कंसिडरेशन, यानी वो प्राइस जो है वो म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए. यूटिलिटी बेनिफिट्स, अदर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये कि आप जो भी पैसा दे रहे हो उससे बंडल ऑफ पोटेंशियल यूटिलिटी या बेनिफिट मिलने चाहिए कंज्यूमर को. डिफरेंशियल फीचर्स जो है यानी जो आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से यूनिक बनाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट द प्रोडक्ट शुड हैव डिफरेंशियल फीचर्स. जैसे yippee के बारे में और मैगी के लिए अगर हम कंपेयर करें, आप बोलते होंगे कि मैम को हमेशा मैगी yippee क्यों ध्यान में आता है, लगता है मैम बहुत खाती हैं. ऐसा कुछ नहीं है, वो आप सभी लोगों ने उसका नाम सुना ही होगा तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, इसलिए हम हमेशा ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जो रिलेवेंट हों आपके लिए. ठीक है, तो yippee ने मैगी से अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे किया, वो राउंड शेप बना के. देन अपने जो मसाला था, मसाले में उन्होंने वो वेजीज़ जो गाजर वगैरह, और जब आप पकाते हो तो उसमें वो वेजीज़ जैसे कुछ क्या कहते हैं यूटेंसिल्स आ जाते हैं उसमें, तो उससे उसने अलग किया. गोल होने की वजह से लॉन्ग नूडल्स बनते हैं, तो ये डिफरेंशियल फीचर्स उसके हो जाते हैं. दैट इज कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग कैन हेल्प क्रिएट द इमेज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन द कंज्यूमर. जैसे बॉटल के शेप वगैरह को अगर आप चेंज करते हो, जैसे किनले की बॉटल ऐसी आती है, एक्वाफिना की अलग आती है, अगर आप बिस्लेरी की लोगे तो अलग आती है, बैले की लोगे तो अलग आती है, तो वो भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. देन क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो अनदर फीचर क्या है कि आपके प्रोडक्ट से कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी आपके प्रोडक्ट की एबिलिटी क्या है टू डिलीवर वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. ठीक है, फिर है बिजनेस नीड सेटिस्फैक्शन. ठीक है, बिजनेस की नीड को भी सेटिस्फाई करने का होना चाहिए. द लास्ट ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट characteristic of a product that is that in order to be a product it should have the attribute to satisfy a business need, यानी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो. द बेसिक बिजनेस नीड ऑब्वियसली इज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट सोल्ड. इट मस्ट हैव द एट्रीब्यूट ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट. ये चीज़ बोली गई. इसके बाद प्रोडक्ट लेवल के कॉन्सेप्ट की बात की गई कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं. तो एनी फर्म हैज़ टू मेन एम टू अचीव कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एज में प्रोडक्ट पॉलिसी डिसीजन जो है वो सेंट्रल फंक्शन है, कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट से ही रिलेट करता है. तो प्रोडक्ट जो है लेट्स कंसीडर इट एज 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट. एक होगा कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट और फाइनली ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. ठीक है, तो जो कोर प्रोडक्ट है, जो आपको उससे कोर बेनिफिट मिल रहा है, वो हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट यानी जो सोच के आप उसको ले रहे हो. इसके बाद उसका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट यानी उससे फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों के बारे में बात की गई है. कोर प्रोडक्ट इज़ नॉट द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ. ये आपका क्या है, इट इज़ नॉट द टेंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट. You cannot touch it. Core product is a concept that describes the utility that a consumer derives by using the product. जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि द कोर प्रोडक्ट ऑफ अ कार इज़ द कोर बेनिफिट, जो कन्वीनियंस है जिसकी वजह से आप मूव कर पा रहे हो, एबिलिटी टू मूव प्लेसेस एट अ फास्ट पेस. ट्रांसपोर्टेशन इज द कोर प्रोडक्ट इन दिस. कोर प्रोडक्ट आपका क्या है, जो आपको उससे बेनिफिट या जो यूटिलिटी मिल रही है. लुक्स, स्पीड, सेफ्टी एट्सेट्रा आर अदर एंशिलरी बेनिफिट्स दैट कम अलॉन्ग. यानी कोर प्रोडक्ट के साथ में वो कैसी दिखती है कार, उसकी स्पीड क्या है, सेफ्टी मतलब कितने एयर बैग्स हैं, ये और जो अदर उसके साथ के बेनिफिट्स हैं उनको हम कहेंगे कोर प्रोडक्ट. फिर उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, जिसको आप एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में देख पाते हो, जिसको टच कर पाते हो, होल्ड कर पाते हो, फील कर पाते हो. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन उसका क्या है, ऑल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर. ठीक है, तो द एक्चुअल प्रोडक्ट इज़ व्हाट द एवरेज पर्सन वुड थिंक ऑफ अंडर द जेनेरिक बैनर ऑफ प्रोडक्ट. यानी आप अगर सोचते हो कि आप एक बिस्किट लेने जा रहे हो, तो
टेस्ट जो है वो कोर प्रोडक्ट है, और बिजनेस, जब बिस्किट आप खरीदते हो तो आपको जो पैकेट दिखता है वो उसका एक्चुअल प्रोडक्ट है। ऑगमेंटेड या एक्सटेंडेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नॉन फिजिकल पार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट का, यानी कंसिस्ट ऑफ लॉस्ट ऑफ एडेड वैल्यू फॉर विच यू मे और मे नॉट पे अ प्रीमियम। जैसे किसी के साथ कोई चीज़ फ्री मिल जाती है, आपको उसकी फ्री डिलीवरी मिल जाती है। द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट इंक्लूड्स नॉट ओनली द टेंजिबल फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट बट ऑल्सो द अकम्पनिंग क्लस्टर ऑफ इमेज एंड सर्विस फीचर्स। जैसे कि अगर आपको अच्छी पैकेजिंग मिलती है, ठीक है, उसके साथ एक बैग अच्छा सा फ्री मिल जाता है, डिलीवरी अरेंजमेंट अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज मिल जाती हैं, इंस्टॉलेशन है, वारंटी है, ये सारी चीज़ें ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आती हैं। द फीचर्स ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल्स, वो आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है। इसके बाद कोटलर, जो फिलिप कोटलर है, उनके 5 प्रोडक्ट लेवल मॉडल बोला गया है कि यहाँ पे हमने 3 देखे, कोर, एक्चुअल और ऑगमेंटेड। कोटलर ने कहा कि नहीं, किसी भी प्रोडक्ट के 5 लेवल होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक तो बोला गया कि ही डिस्टिंग्विश 3 ड्राइवर्स ऑफ हाउ कस्टमर्स अटैच वैल्यू टू अ प्रोडक्ट। पहला तो नीड, अ लैक ऑफ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर आपको किसी चीज़ की नीड है तो आप खरीदोगे। वांट, अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई अ नीड, यानी आपको आप भूखे हो, ठीक है, या आपको किसी से बात करनी है तो आपको फ़ोन की रिक्वायरमेंट है, फ़ोन में किस फ़ोन की रिक्वायरमेंट है, फिर आप डिमांड करते हो। अ सेट ऑफ वांट्स प्लस द डिज़ायर एंड एबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट, यानी आपके पास परचेजिंग पावर भी है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, तब आप डिमांड करोगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि आपका एक हो जाएगा कोर प्रोडक्ट, फिर जेनेरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो अब इन सबको पढ़ लेते हैं। तो कोर प्रोडक्ट क्या है? द कोर प्रोडक्ट वही जो हमने पढ़ा कि यानी जो नीड हमारी सेटिस्फाई हो रही है उससे, द फंडामेंटल नीड और वांट दैट द कस्टमर सेटिस्फाइज व्हेन दे बाय द product. The core product represents a bundle of benefits which a marketer wishes to sell to its prospective buyers. यानी अगर हमने फ़ोन ख़रीदा तो हम उससे बात कर पा रहे हैं, वो हमारा क्या है? कोर प्रोडक्ट है। जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होगा? इज़ अ वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट कंटेनिंग ओनली दोज एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर इट टू फंक्शन। ठीक है, मतलब एक सिम्बॉलिक प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट के बारे में आप जो जो सोचते हो वो सब कुछ उसमें हो। अगर दूसरे वर्ड्स में देखें तो जेनेरिक प्रोडक्ट इज समथिंग दैट इज सोल्ड ऑन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जैसे हम ब्रांड के बेसिस पे देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नीड टू प्रोसेस डिजिटल इमेजेस कुड बी सेटिस्फाइड बाई अ जेनेरिक लो एंड पर्सनल कंप्यूटर यूजिंग फ्री इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और अ प्रोसेसिंग लेबोरेटरी। ठीक है, तो जेनेरिक प्रोडक्ट यानी जिस चीज़ से आप उसको एक्चुअली देख पाते हो किसी ब्रांड नेम्स के अलावा। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है? इट इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बायर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट एंड एग्री टू व्हेन दे परचेज अ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब वो एट्रीब्यूट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बायर देख के एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर इज स्पेसिफाइड टू डिलीवर फास्ट इमेज प्रोसेसिंग एंड हैज़ अ हाई रिजोल्यूशन एक्यूरेट कलर स्क्रीन। तो हम एक्सपेक्ट कैसा कर रहे थे कि अच्छा ये फ़ोन होगा तो उससे हम इतने अच्छे से बात कर पाएंगे, अच्छे से आवाज़ आएगी, जब मन तब फ़ोन मिला लेंगे, तो ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया। देन है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, जो कि है इंक्लूजन ऑफ एडिशनल फीचर्स, बेनिफिट्स, एट्रीब्यूट्स और रिलेटेड सर्विसेज, जैकि वारंटी हो गई, प्री लोडेड विद हाई एंड इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एट अ डीपली डिसकाउंटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट उसकी हो जाए। ठीक है, विद दीज एट्रीब्यूट्स आफ्टर सेल सर्विसेज, होम सर्विस, इंस्टॉलेशन, रिप्लेसमेंट वारंटी एट्सेट्रा, ये सब भी डिज़ायरेबल होती हैं। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? दिस इंक्लूड्स ऑल द ऑगमेंटेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस अ प्रोडक्ट माइट अंडरगो इन द फ्यूचर, यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा अभी हमारे पास ऐसा फ़ोन है, आगे काश कि इसका कैमरा और अच्छा होता, इसमें और फास्ट चार्जिंग होती, इसकी मेमोरी और बढ़ जाती, तो वो हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट हो जाता है। टू एंश्योर फ्यूचर कस्टमर लॉयल्टी और बिजनेस मस्ट एम टू सरप्राइज एंड डिलाइट कस्टमर इन द फ्यूचर बाय कंटिन्यूइंग टू ऑगमेंट प्रोडक्ट्स। For example, the customer receive ongoing image processing software upgrades with new and useful features। जैसा कि आजकल फ़ोन्स में आप देख रहे हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट में कि सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आता रहता है, लगभग 1 साल तक आपको अपडेट मिलता रहता है सॉफ्टवेयर का।
तो जैसे इस साल आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है तो हर महीने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आता है और अपडेट होता रहता है, तो वो आपका पोटेंशियल प्रोडक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, यानी अगर प्रोडक्ट है तभी तो आपके पास कस्टमर है। प्रोडक्ट ही है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो, उसी के अराउंड सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो घूमती फिरती रहती हैं। ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ सच एज एडवर्टाइजिंग है, चाहे सेल्स प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइंग सेलिंग, सब कुछ क्या है पॉसिबल तभी है जब आपके पास प्रोडक्ट हो। इन शॉर्ट द प्रोडक्ट इज द इंजन दैट पुल्स द मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स। इसके बाद है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। तो मार्केट की प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से ही डिसाइड होती है। कहीं ना कहीं हम मार्केट रिसर्च भी इसीलिए करते हैं कि हमको कैसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। प्रोडक्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लानिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, क्वालिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। उसी के हिसाब से आप बनाते हैं। ठीक, और प्रोडक्ट की जो पॉलिसीज़ हैं वही अदर पॉलिसीज़ को भी डिसाइड करती है। प्रोडक्ट इज़ द की टू मार्केट सक्सेस, यानी आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सक्सेसफुल है तो आप मार्केट के लीडर बन जाओगे। जैसे आईफोन का आप एग्जांपल ले सकते हो। सेंटर ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन आपका अल्टीमेट एम है तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के थ्रू ही मिलेगा। कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो है द प्रोडक्ट इज़ द सेंटर ऑफ देयर कंजम्पशन और सेटिस्फैक्शन। जब प्रोडक्ट को वो यूज़ करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, देन उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, वेरियस पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो वो इसी बेसिस पे लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब व्यू पॉइंट से। तो सोशल व्यू पॉइंट के उससे देखें तो प्रोडक्ट जो है वो नीड सोसाइटी की फुलफिल करता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, इस वजह से भी वो इम्पॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट नीड सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट के थ्रू ही आप उसको बेच के अपने सेल्स वॉल्यूम जनरेट करते हो, रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव विमेन है, यानी आप वेपन है, मतलब आपका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होगा कस्टमर से, जितना यूनिक होगा पैकेजिंग, साइज़, कलर, क्वालिटी, इनोवेशन में, आप उतने ज़्यादा अच्छे से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे और मार्केट में इजीली compete कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन की बात की गई है। तो पहला है बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। कुछ ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कि इजीली पेरिशेबल नहीं होते हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं। यूज़ के बेसिस पे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, मशीनरी, कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सप्लाईज। और कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिसमें कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स और स्पेशलिटी गुड्स होते हैं। टेंजिबिलिटी के बेसिस पे टेंजिबल गुड्स होते हैं और इंटेंजिबल गुड्स मतलब सर्विसेज हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ के बेसिस पे देखें कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स में टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, बुक, जो कंज्यूमर अल्टीमेट कंज्यूमर यूज़ करता है, यानी आगे सेलिंग के लिए उसको नहीं रखता है अपने पास। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स में कुछ होते हैं कन्वीनियंस गुड्स, जो कि हम अगर देखें तो दीज आर नॉन ड्यूरेबल इन नेचर एंड कंज्यूम्ड रैपिडली एंड ऑल्सो कॉल्ड वन शॉट आइटम्स। ठीक है, जैसे कि ड्रग्स, ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, मिल्क, न्यूज़पेपर्स, ये सब। शॉपिंग गुड्स क्या हो गए, जैसे कार, शूज़, रेडीमेड गारमेंट्स, जो लगभग उनसे ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं। ठीक है, वो शॉपिंग गुड्स हो गए। उसके बाद स्पेशलिटी गुड्स हो गए। तो स्पेशलिटी गुड्स में क्या, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, एसी, कंप्यूटर, अलमीरा, जो उनसे भी ज़्यादा ड्यूरेबल हों। जैसे कपड़े हैं 1-2 साल पहनेंगे फिर चले जाएंगे, फर्नीचर भी ख़राब हो जाता है, शूज़ भी। ठीक है, लेकिन रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, एसी, ये सब तो हम 5-6 साल में एक बार लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कंज्यूमर गुड्स के बाद आते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कॉटन, वीट, लाइफ स्टॉक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स में क्रूड पेट्रोलियम, आयरन और कोल एट्सेट्रा। सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं स्टील, लिड जिससे आप और दूसरी चीज़ें बनाओ। फैब्रिकेटेड मटेरियल्स हो सकते हैं, टायर ट्यूब्स लेके आप कार में जोड़ दो, बटन वगैरह लेके टीवी बना दो। ठीक है, इक्विपमेंट्स, वेल्डिंग इक्विपमेंट जिसके थ्रू आप उनको प्रोड्यूस करोगे। ऑपरेटिंग सप्लाईज हो सकती हैं जैसे कोल, स्टीम, फ्यूल, जिससे कि आप ऑपरेशंस इजीली कर सको, तो ये इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाएंगे। ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे ड्यूरेबल गुड्स जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर्स, टीवी, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब सोप, टूथपेस्ट, सॉफ्ट ड्रिंक, जो आगे चल के एक्सपायर होने वाली होती हैं। टेंजिबिलिटी के बेसिस पे जिनको हम सीन कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज, वेयर हाउस सर्विसेज, इंश्योरेंस, मेडिकल, टीचिंग, जिनको हम
देख नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ जो है वो सेटिस्फैक्शन हमको प्रोवाइड करते हैं, उनको हम इंटेंजिबल कहते हैं, ठीक है। तो एक अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो पहली बात तो कोर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी उसका फिजिकल कंपोनेंट्स होने चाहिए, फिजिकल एट्रीब्यूट होना चाहिए कि बिस्किट है तो बिस्किट में क्या क्या चीज़ें होंगी, यूटिलिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए, ब्रांड उसकी अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग और लेबलिंग होनी चाहिए, डिज़ाइन, कलर, शेप, साइज़, ये सब, प्राइस, सर्विस एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसी को रिप्रेजेंट करता है, वो सेफ्टी होनी चाहिए, यूज़र्स को हार्मफुल नहीं होना चाहिए हेल्थ के लिए, प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए ईजिली, और प्रमोशनल टूल्स और एक्टिविटीज़ उसके साथ जुड़े हों कि हम जैसे कि उसके साथ सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ कुछ फ्री दे सकते हैं, उसमें कुछ क्वांटिटी फ्री दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है कि अपने लाइफ टाइम में प्रोडक्ट किन किन स्टेजेस से होके गुजरता है। इट इंक्लूड्स व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, फिर इसकी रैपिड एक्सेप्टेंस होती है जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, फिर ऑन द पीक ऑफ इट्स पोजीशन जिसको मैच्योरिटी कहते हैं, और फिर वो फॉलिंग होने लगता है फ्रॉम द पीक एंड व्हेन इट डिसअपियर्ड, फिर गायब हो जाता है। तो हर प्रोडक्ट, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो या इंडस्ट्रियल गुड हो, उसकी अपनी लाइफ होती है, और अपनी पूरी लाइफ में जो है वो थ्रू सर्टेन स्टेजेस, मतलब पास होता है कुछ स्टेजेस से, जिसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में देखें तो सेलिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन अप टू सेल्स डिक्लाइन इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको और आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन दी हुई है कि द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अलग अलग प्रोडक्ट की स्टेजेस के लाइफ, मतलब लाइफ की स्टेजेस के बेसिस पे हमको अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी होती हैं। स्टेजेस में पहली है इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज पे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस स्टेज में अवेयरनेस जो है प्रोडक्ट के बारे में और एक्सेप्टेंस जो है वो मिनिमल होती है, यानी अभी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो आपको अपनी सेल्स को ग्रेजुअली जो है पोटेंशियल बायर तक पहुंचाना है थ्रू एडवर्टाइजिंग, अदर सेलिंग टेक्निक्स, यानी एग्रेसिवली आपको अपनी प्रमोशन एक्टिविटीज़ करनी होंगी, बहुत ज़्यादा प्रमोशनल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन नहीं होगा, प्रॉफिट भी जो है वो लो होगा, और हाई एक्सपेंडिचर आपको इनकर करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन स्टेज जो है वो रिस्की होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ता है एडवर्टाइजिंग में। तो और रिस्क क्यों होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है। तो इसलिए इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट को कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, मास एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी की जाती है, बाय मनी बैक गारंटी एंड स्टिमुलेट द कंज्यूमर्स टू ट्राइंग इट, मतलब अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, इस तरह का लालच देके, झांसा देके बुलाया जाता है कस्टमर्स को। फिर राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमको देखना होता है जिससे कि आपका प्रोडक्ट इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। फिर अट्रैक्टिव गिफ्ट भी कस्टमर को देना होता है, सैम्पल्स देने होते हैं, डीलर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है कि वो अपने वहाँ रखें उस प्रोडक्ट को और डील करें उसके साथ। हाई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू अर्न मोर प्रॉफिट ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन के टाइम पे हाई प्राइस भी रख सकते हो, जैसे कि आईफोन करता है, सप्लाई ऑफ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करो। इसके बाद बात आती है ग्रोथ की। तो सेकंड फेज़ है प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में सेल्स और प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और किस वजह से, प्रमोशन जो हम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और एक दूसरे से सुन के हाई एंड शार्पली राइजिंग प्रॉफिट्स में भी विटनेस्ड। बट टू सस्टेन ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करना चाहिए इस स्टेज में। सेलर्स को बाय माई प्रोडक्ट रेदर देन ट्राई माई प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैच्योरिटी क्या है, इस स्टेज में सेल्स जो है वो इंक्रीज होती जाती है एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। अब प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया होता है। फिर जैसे कि पार्ले जो है वो अब मैच्योरिटी से कहीं ना कहीं मैच्योरिटी स्टेज पे है। अब कंपनी को जो है वो पार्ले में अब लॉस होना शुरू हो गया, वो जो पार्ले के दूसरे आइटम्स हैं उनसे जो है वो फ़ायदा कमा रहा है, क्योंकि बीच में देखिए पार्ले का जो बिस्किट था वो कितना छोटा हो गया था, है ना, साइज़ उसका छोटा हो गया। अब
पैकेजिंग भी छोटी हो गई, लेकिन लोग उससे इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसलिए अभी भी कंपनी उसको चालू रखी हुई। प्रॉफिट्स जो हैं वो कम होने लगेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मार्केट में। देखिए पार्ले का कॉम्पिटिटर आ गया था सनफीस्ट, टाइगर, पतंजलि का भी बिस्किट आ गया है, दूध वाला बिस्किट, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, लाइफ टाइम वारंटी एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट आर एम्फेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। यानी अपने प्रोडक्ट को डिक्लाइन होने से बचाने के लिए आपको दूसरों से डिफरेंशिएट उसको करना पड़ेगा, वारंटी पीरियड उसका एक्सटेंड करना पड़ेगा कि गड़बड़ होता है तो आप वापस कर सकते हो, पैकेजिंग उसकी अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी, लाइफ टाइम वारंटी देनी होगी, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करना होगा कि कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आप लाके दो। देन है सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब यहाँ पे अब वो बढ़ेगा नहीं। इन दिस स्टेज प्रोडक्ट सेल्स वॉल्यूम बिकम्स स्टैगनेंट, मतलब रुक जाता है, एंड देयर आर नो न्यू कस्टमर्स, यानी अब और लोग उसको खरीदेंगे नहीं। कंजम्पशन अचीव्स अ कांस्टेंट रेट, कीन कंपटीशन एंड हाई मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है टेंड्स टू डिक्लाइन प्रॉफिट मार्जिन। आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एक्सपेंस करना पड़ रहा है, ठीक है। फ्रेश एफर्ट्स जो है वो आपको बनाने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, यानी उसका नया आप फ्लेवर ले आओ, नया वर्जन ले आओ, ठीक है, नए मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करना होगा। डिक्लाइन क्या है? लास्ट स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। इस समय जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लो लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब अगर उससे ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपको लॉस ही होगा, ठीक है। कंपटीशन जो है वो सीवियर बन जाता है, कस्टमर स्टार्ट यूजिंग द न्यूअर एंड बेटर प्रोडक्ट, ठीक। तो सेल्स डिक्लाइन होने लग जाती है। और ये यहाँ पे ग्राफ बना के दिया हुआ है, देख लीजिए आप कि कैसे प्रोडक्ट जो है पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, अभी उठ रहा है सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन उठ रहा है, ग्रोथ हो रही है, मैच्योरिटी में और उठ रही, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होने लगती है। देन सैचुरेशन आ जाता है, यानी इसके बाद अगर आप करते हो तो डिक्लाइन स्टेज ही आएगी और देन डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। टेक्निकल चेंजेस हैं कि अगर आप अभी भी आउटडेटेड हो, जैसे आप ऐसा फ़ोन बना रहे हो, जैसे नोकिया जो है वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट डिक्लाइन कर गया है। रेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, कस्टमर कितना एक्सेप्ट करता है आपके प्रोडक्ट को, ठीक है, उसके लाइफ साइकिल को अफेक्ट करता है। इफ़ द रेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ हाई द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट इज़ शॉर्ट, because the customers who have accepted the product today can accept another product tomorrow, ठीक है, कि आज अगर उन्होंने आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया है तो दूसरे प्रोडक्ट को बाद में वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ द एक्सेप्टेंस रेट ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लो द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट में बी क्वाइट लॉन्ग। फिर इजी टू कॉम्पिटिटिव एंट्री, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो मार्केट कॉम्पिटिशन को बीट कर सकता है तो भी उसकी लाइफ साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है। इफ़ द एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स इज ईजी इन एग्जिस्टेड मार्केट द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी शॉर्टर, क्योंकि नए प्रोडक्ट आ जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगेगा। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कैसी है आपके प्रोडक्ट की या आपकी कंपनी की, इसकी वजह से आपका लाइफ साइकिल जो है वो अफेक्ट होता है। अगर इंटरप्राइज जो है वो है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है तो अपने प्रोडक्ट को वो मार्केट में लॉन्ग पीरियड के रखेंगे। अगर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कम है आपके अंदर तो आप कम टाइम में ही प्रोडक्ट को मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर लोगे। गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज, प्रोडक्ट की गुडविल कैसी है उसकी वजह से भी आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अफेक्ट होता है। जैसे कि अगर एंटरप्राइज की गुडविल बहुत अच्छी है तो प्रोडक्ट जो है सर्वाइव करेगा लॉन्ग टाइम के लिए, अगर गुडविल अच्छी नहीं है तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की? स्ट्रेटजीज बनाने में आपको हेल्प करता है, इजी कर देता है, क्योंकि लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई करके आप उसी हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाओगे कि कब प्रमोशन करना है, नहीं करना है, प्राइस बढ़ाना है, घटाना है, इंप्रूवमेंट करना है, नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग आप उसी स्ट्रेटजीज के बेसिस पे ले सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी फैक्टर्स बोले गए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प्स मैनेजर्स विद सच डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट हैज़ द सेल्स डेटा एज वेल हैज़ परफॉर्मेंस ओवर टाइम डेटा, यानी कितनी सेल्स हो रही है और कैसा परफॉर्म करा, इन दोनों के बेसिस पे मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। फोरकास्टिंग, सेल्स को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है कि क्यों हमारी सेल जो है वो कम हो रही है, हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कंपटीटर प्रोडक्ट जो है वो अगर इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है, वेयर इज़ द कंपनीज प्रोडक्ट इज़ इन द मैच्योरिटी स्टेज, तो मैच्योर प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग और पुलिंग कस्टमर
स्टार्ट्स एडवर्टाइजिंग एंड पुलिंग कस्टमर्स सो दैट द न्यूअर प्रोडक्ट नेवर टेक्स ऑफ। ठीक है, तो हम लोग अपने का ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने लगेंगे, प्रमोशन करने लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर्स उसको जानते हैं और नया प्रोडक्ट मार्केट में ना आ पाए। ठीक है, डिसीजन टू एलिमिनेट अ प्रोडक्ट, यानी किस प्रोडक्ट को अब हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए, एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए मार्केट से, ये भी हमको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू ही पता चलता है। सम अदर इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ भी दी हुई हैं कि यूज़फुल होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, नया प्रोडक्ट की प्लानिंग में हेल्पफुल होता है। प्रिकॉशनरी एक्शन जो भी हम ले सकते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज पे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की हम मैच्योरिटी स्टेज पे किस तरह इन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करें, मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए ग्रोथ स्टेज में हेल्प करता है। लिमिटेशंस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अगर एडवांटेजेस होती हैं तो। फ्लक्चुएशंस इन सेल्स डेटा, तो आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू मतलब काफ़ी हद तक आप फोरकास्ट कर सकते हो चीज़ें और स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हो, लेकिन फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं सेल्स डेटा में, इसकी वजह से आप एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो, सेल्स डेटा में डिले होता है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ दैट देयर इज़ अ डिले इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द सेल्स डेटा। सेल्स जो है जनरली रिकॉर्डेड होती है आफ्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड बिसाइड्स दिस द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वन प्रोडक्ट फ्रॉम वन लाइफ साइकिल टू अनदर माइट बी रिकॉर्डेड मंथ्स डाउन। बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इस वजह से भी हमको दिक्कत हो सकती है। मार्केट कंडीशन जो है वो वेरी हो सकती है, यानी आप सोच कुछ और रहे हो और आपका जो प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है उसके पीछे रीजंस कुछ और हैं। अलग अलग जोग्राफिकल रीजंस में अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। इफेक्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स का भी इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और इवन पीपल जो है, पैकेजिंग है। तो ओवरऑल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, प्राइस, ये सब का भी इफेक्ट पड़ता है आपके सेल्स पे, यानी जो स्टेजेस है और उसकी लेंथ है इन द पीएलसी माइट वेरी बेस्ड ऑन दीज एलिमेंट्स। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू ब्रांड्स और सर्विसेज। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी डिक्लाइन कुछ होता नहीं है, इंट्रोडक्शन होता नहीं है। इसके साथ साथ जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुआ ना, उसकी कोई मैच्योरिटी स्टेज आएगी ना ही कोई डिक्लाइन स्टेज आएगी। ठीक है, सम प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रांड आर ग्रोइंग वेयर एज अदर्स आर मैच्योरिंग और डिक्लाइनिंग। तो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग जो हैं वो अलग अलग चीज़ें शो करते हैं। ठीक है, तो कुछ अदर लिमिटेशंस भी दी हुई हैं यहाँ पे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जस्टिफाई इन वॉट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल अ प्रोडक्ट इज़। ठीक है, कुछ समय ऑल प्रोडक्ट्स में नॉट गो थ्रू ऑल द स्टेजेस। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स डायरेक्ट ग्रोथ के बाद डिक्लाइन पे आ सकते हैं। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द प्रोडक्ट इन अ वेरी इंट्रोडक्टरी स्टेज इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल वेरिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। फिर है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज, यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज में आप क्या स्ट्रेटजीज बनाओगे। ठीक है, is the stage in which a new product is first distributed and made available for purchase after having been developed in the product development stage। तो इंट्रोडक्शन स्टेज जो है स्टार्ट होती है जब प्रोडक्ट को आप फर्स्टली लॉन्च करते हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो सेल्स ग्रोथ है वो स्लो होती है। ठीक है, तो इस समय जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करना होगा, इस स्टेज पे कम प्राइस रखना होगा, और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग शुड बी यूज टू रिकवर इट्स कॉस्ट इनकर्ड, कि आप सर्वाइव कर सको मार्केट में। फिर द कंपनी एंड द न्यू प्रोडक्ट आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस, इस तरह से आपको लॉन्च करना था। ग्रोथ स्टेज में आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी क्या बनानी होगी, यहाँ पे नीचे लिखा होगा, देखिए। द फर्म मस्ट चूज बिटवीन द हाई मार्केट शेयर एंड द हाई करेंट प्रॉफिट, यानी आपको मार्केट शेयर ज़्यादा चाहिए तो आपको प्राइस जो है वो लो रखना होगा, अगर प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो प्राइस हाई रखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके आप प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, जिससे कि आप एक डोमिनेंट पोजीशन बना सको मार्केट में। और इसके लिए क्या करना होगा, इट नीड्स टू गिव अप मैक्सिमम करेंट प्रॉफिट होपिंग टू मेक देम इन द नेक्स्ट स्टेज, की मैच्योरिटी स्टेज में हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अभी हम क्या करते हैं कि मार्केट शेयर को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में
प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करेंगे, जैसे क्वालिटी, फीचर्स, स्टाइल, पैकिंग, टू अट्रैक्ट न्यू यूजर्स एंड इंस्पायर मोर यूजर्स। और फाइनली मॉडिफाई करेंगे अपने मार्केटिंग मिक्स को, जिसमें कि हम सेल्स को इम्प्रूव करेंगे और से ज़्यादा मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करेंगे, जैसे कि प्राइसेस कुड बी कट टू अट्रैक्ट न्यू यूजर्स और कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स। द फर्म कुड ऑल्सो लॉन्च अ बेटर एडवर्टाइजिंग कैंपेन और रिलाई ऑन एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन, यानी उसके साथ फ्री दे रहे हो, एक के साथ एक फ्री सामान दे रहे हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। डिक्लाइन स्टेज में आप क्या करोगे, केयरफुल सिलेक्शन करोगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजीज़ का, क्योंकि इस समय जो है आपका प्रोडक्ट वीक पड़ चुका होता है और ये कॉस्टली हो सकता है फर्म को, क्योंकि प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि अ वीक प्रोडक्ट में टेक अप टू मच ऑफ मैनेजमेंट्स टाइम, इट रिक्वायर्स एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स फोर्स एफर्ट्स एंड कुड बेटर बी यूज फॉर अदर मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। यानी आप जितना उस पर पैसा खर्च कर रहे हो, अगर दूसरे प्रोडक्ट्स पे यूज़ करते हो जो प्रॉफिटेबल हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मे बी द फैक्ट दैट कैरिंग अ weak product delays the search for replacement and creates a lopsided product mix। तो हमको क्या करना है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है मार्केट से। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मैच्योरिटी डिक्लाइन में क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है प्रोडक्ट, ठीक है, और क्या स्ट्रेटजीज़ हम बनाते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको मैनेजमेंट करना होता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैटर एंड वेरी टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। This cost very high at the development stage whereas it gradually decreases at the growth and maturity stages। यानी जब आप इंट्रोड्यूस करो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट पूरी तरह कवर नहीं हो पा रही होती है। मार्केटिंग, द स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट वेरीज एट ईच स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज पे एक्सेसिव मार्केटिंग एंड प्रमोशन होगा। ग्रोथ स्टेज पे जहाँ प्रोडक्ट को लेस पब्लिसिटी की ज़रूरत है और पॉपुलर हो जाता है लोगों के बीच में, तब आप कम प्रमोशनल एफर्ट्स करते हो और ये स्ट्रेटजीज पूरी तरह चेंज हो जाती है डिक्लाइन के स्टेज पे, ठीक है। और फाइनेंसिंग कैसे करोगे, तो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है इंट्रोडक्शन के स्टेज पे हाई रहती है। जब ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज होती है तो आप सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, सेल्स और प्रॉफिट। फिर डेवलपमेंट के स्टेज पे, at the development stage of the product, the management needs to focus on research and analysis कि क्या डायनामिक चेंजेस हैं कंज्यूमर के प्रेफरेंस में, टेस्ट में। इट इन्वेस्ट मैक्सिमम टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। फिर इन्फॉर्मेशन, तो कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल डेटा, जैसे कि अलग अलग डिफरेंट जो लाइफ साइकिल स्टेज है, इंक्लूडिंग मार्केट ट्रेंड्स, इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रमोशन, प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ, ये सब जो है वो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। दस द प्लानिंग एंड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये नहीं करेगा, सारे डिपार्टमेंट्स को मिल के ये करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच नेवर एंड्स, यानी डिक्लाइन में जाके फिर से इंट्रोडक्शन शुरू हो सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट आपको करना है। सब लोग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा, डेवलपमेंट है, फाइनेंसिंग है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, स्टे फिट।